वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी हमने। सीजी ऑडिट स्टार्ट कर दिया था अपना, ठीक है। उसके अंदर हमने पहले तो डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कौन सुनाएगा? भावना। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? to follow ethical standards, to efficiently management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders। सारे कीवर्ड्स आ गए। यही डेफिनेशन। किसने दी है डेफिनेशन? ICSI ने खुद ने दी है, तो अच्छी डेफिनेशन है। तो हमने पहले डिस्कस किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, जो कि मेनली कुछ पॉइंटर्स है उसके अंदर वो आने चाहिए कि आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करवाइए अपने कंपनी के अंदर, साथ के साथ लॉ का कंप्लायंस करें और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR ही हो गया वो फॉलो करें, और लास्ट में स्टेक होल्डर्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराएं। तो जितने भी कीवर्ड्स है ये तुम्हारे चैप्टर्स है वहाँ पे ESG के अंदर, तो अपने आप ही याद हो जाएगी जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना। तो ये CG ऑडिट तो तुम्हें सबसे ज़्यादा मजाक लगने वाला है। एक तो CSR ऑडिट, एक ये CG ऑडिट, क्योंकि इस पे दोनों पे पूरे सब्जेक्ट जब तुम पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता आंसर तुम्हें खुद ही आ जाएंगे। जब हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उस पर हमें बस एक टॉपिक लिखना है तो लिख सकते हैं। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि कंपनी लॉ पे ऐसे लिखो तो कितने टॉपिक्स याद आ जाएंगे तुम्हें। मीटिंग है ना, CSR भी आ जाएगा, और AGM बोर्ड मीटिंग पे अलग अलग लिख सकते हो तुम। कितने टॉपिक्स है, समझ में आ रहा है? सेम वही बात है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें याद करना पड़ रहा है क्योंकि नई चीज़ है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की डेफिनेशन किसको याद है? बताओ, बाकी को क्यों याद नहीं है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन वंशिका नंबर 2। अब तो आपस में डिसाइड करो कौन 1 2, ठीक है। ये आप ही आगे बैठते हो। वर्ड टू वर्ड ही याद करनी है इसमें सब्जेक्ट में, ये तो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट की, तभी तो ये प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है। बाकी तो बहुत ईजी है, बट लर्निंग वाला पॉइंट तुम्हारे बिहाफ पे करना ही पड़ेगा। तो वर्ड टू वर्ड याद है? यश, पता नहीं क्या चल रहा है। वंशिका 1 वाली। नेसेसरी प्रोसेसेस एक्टिविटीज कुछ ही बोल दो। हाँ, फॉर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइजेज आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। देखो CG ऑडिट है मतलब गवर्नेंस की ऑडिट है, तो ऑडिट में क्या चेक करेंगे कि सारे प्रोसेसेस जो भी कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए कंपनी को ज़रूरी है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बस, ठीक है। ये डेफिनेशन है। हाँ, डेफिनेशन तो रटनी पड़ेगी। देखो अगर तुम याद नहीं करोगे तो तुम अपनी चलत भाषा में लिखोगे, उसके मार्क्स मिलते नहीं है, तो रटना ही पड़ेगा। क्या ऑप्शन है? जितनी बार हम रिवाइज कर पाएंगे करेंगे क्लास में, और घर से थोड़ी सी जो चीज़ें मैं बोलूँ ना कि रट के आनी है वो तो रट के आ ही जाना। डेफिनेशंस को कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। हो गया? तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन कवर की, फिर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की डेफिनेशन कवर की, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। वो तो ईजी सा था, वो तुम अभी स्किप करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी स्कोप जब तुम वो सब्जेक्ट पढ़ लोगे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रीडिंग करते रहो बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी क्यों आ रही है यहाँ पे? क्योंकि ऑडिट ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो ऑडिट कमेटी नहीं आएगी तो कौन सी कमेटी आएगी? तो ऑडिट कमेटी का सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी, हाँ, कंपनीज एक्ट का और सेबी LODR दोनों। कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन कौन बताएगा? यश, कुछ तो बताना पड़ेगा, बताओ। प्राइवेट पे नहीं होता, कौन सी पब्लिक कंपनी पे होता है? 50 करोड़ से ज़्यादा हो, एक्सेस ही है इसमें, इक्वल्स टू है ही नहीं इसमें। और 3 डायरेक्टर होने चाहिए, हाँ। और ID, मेजोरिटी ID होने चाहिए। और लिटरेट कितने होने चाहिए? फिनेंशियल लिटरेट, वो वाला लिटरेट नहीं, लिटरेट तो सभी होने चाहिए। फिनेंशियली लिटरेट कौन होना चाहिए? मेजोरिटी है वो भी, ठीक है। कंपनीज एक्ट में तो यही बातें हैं कि भाई एक तो सब पे अप्लाई नहीं होता कंपनीज एक्ट के प्रोविजन। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे होती है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो, और बोरोइंग
50 करोड़ से ज़्यादा की हो, 50 करोड़ की हुई तो नहीं बनानी ऑडिट कमेटी, ठीक है। मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने चाहिए, उसमें से मेजॉरिटी आईडी होगा और मेजॉरिटी ही लिटरेट होने चाहिए, इतना ही है। उसके बाद हमने पढ़ा एलओडीआर। एलओडीआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, आपके ईएसजी में भी आएगा, सीएफ में भी आ सकता है, कॉर्पोरेट फंडिंग में भी। तो एलओडीआर हर जगह बांट रखा उन्होंने, हर सब्जेक्ट में एलओडीआर है, तो एलओडीआर को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते तुम। बोलो, अच्छा आता है ये बोल रहे हो, कौन बताएगा? पलक। अच्छा, सही भी एलओडीआर के प्रोविजन फॉलो किसको करने हैं? हाँ ठीक है। 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऑल मेंबर्स फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए और एक एक्सपर्ट होना चाहिए। सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी होता है, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और सारी मीट और वो फाइनेंस ऑडिटर को बुलाते हैं मीटिंग में। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो फिनेंस डायरेक्टर को बुला सकती है, और अदर कोई हेड्स है, जैसे कोई इंटरनल ऑडिट का हेड है तो हेड वगैरह लोगों को, एचओडी वगैरह को बुला सकती है हेल्प के लिए। ये तो बेसिक सा पॉइंट है। और अगर एसआर इक्विटी शेयर्स है तो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ये कोई नई बात तो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ये वही है कंपनी लॉ की बातें हैं एग्जीक्यूटिव में जो तुम पढ़ के आए हो गया। आज हमें पढ़ना है रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। रोल भी तुमने पढ़ा तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, पर याद नहीं है। हाँ हाँ, वही सब है बेसिक। हाँ, तो लिखो से भी एलओडीआर के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी है क्या ये जिसको तुम ऐसे इग्नोर करना बोल रहे हो? यहाँ नहीं करना कुछ भी इग्नोर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बताऊँ कैसे आता है कि एक पूरी से 1.5 पेज की केस स्टडी दे दी तुम्हें, उसमें 4 सब क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे रोल ऑफ ऑडिट कमेटी बता दो, तो वो 5 मार्क्स का होगा, तो इम्पॉर्टेंट ही हुआ, ठीक है। ऐसा लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना आते होंगे प्रोफेशनल लेवल पे, डायरेक्ट नहीं, केस स्टडी के सब क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है रोल का, तो रोल इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिर ऐसे ये दे रखा था उन्होंने रोल ऑफ आईडी, ईएसजी में आया था एक बार क्वेश्चन रोल ऑफ आईडी, तो याद थोड़ी ना आता मैं एकदम से, तो तुम चलत भाषा में लिखते हो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो याद कर ही लेना चाहिए। कुछ कुछ ही तो इंपॉर्टेंट है, आईडी के रोल, ऑडिट कमेटी के रोल, ये 1-2 तो चीज़ें हैं जिसके रोल से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना है बेसिक, ठीक है। सबसे पहला ओवरसाइट करते हैं, किस चीज़ का ओवरसाइट करते हैं? मेरे को एक बात बताओ, जो ऑडिट कमेटी है उसका मेनली 2 ही काम नहीं होगा क्या? एक तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और एक ऑडिटर्स। ऑडिट नाम से पता है ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट का और ऑडिटर्स का सारा काम तो यही करती है। ऑडिट किससे रिलेटेड होती है? अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिनेंशियल सारे काम भी इनके होंगे, समझ में आया? तो ले दे के 2 ही तो काम है, ऑडिट एंड फिनेंशियल्स, है ना। तो ओवरसाइट 2 चीज़ों का करता है, क्या? फिनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और डिस्क्लोजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेक होल्डर्स को सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही, रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, इस चीज़ का करता है ओवरसाइट, मॉनिटरिंग। लिख लिया? दूसरा ये रिकमेंड करेगा, क्या रिकमेंड करेगा? अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। आ गए ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट प्लस हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है। पूछ लेना भाई, मैं तो लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स रिकमेंड करता है ये। देखो, जब बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है ना, तो हमें प्रोसेसेस में स्टोरी बना लेनी चाहिए और एक्रोनिम्स बना लेने चाहिए। इन दोनों के बनाए बिना अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो थोड़ा स्टोरी बिल्टअप करेंगे जिससे आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने आप याद होते जाए, या तो वो करेंगे या फिर कोई एक्रोनिम बनाएंगे, समझ में आया? और उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से नोट्स बन रहे हैं। ये जो पॉइंटर्स है, हो सकता है आपको आपके मॉड्यूल के अंदर, कंपाइलर के अंदर ऊपर नीचे मिले, है ना, पर हमें तो जिस हिसाब से स्टोरी बन रही है हम वैसे लिखेंगे ताकि हमें पॉइंटर्स याद रह जाए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थर्ड,
ये लोग रिव्यू करते हैं किसके साथ मिलके, मैनेजमेंट, रिव्यू विथ मैनेजमेंट कुछ चीज़ों का। एक बात बताओ, अभी हमने अपॉइंट किया और रेम्यूनरेशन डिसाइड किया है ऑडिटर को, फालतू का पैसा दे देंगे क्या उनको? कुछ काम करके दिखाओ पहले, ठीक है। तो पहला रिव्यू क्या होगा, पॉइंट है ये, मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो, ये आपका थर्ड पॉइंट यही है, ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। किस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं ये, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस और ऑडिटर्स परफॉर्मेंस प्लस इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, तीन चीज़ें देखेंगे, उसके बाद तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलेगा, ऐसे फ्री में थोड़ा मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, अब कुछ काम करके बताओ। इंडिपेंडेंस रखो, ऑडिटर की परफॉर्मेंस चेकआउट की जाएगी और ऑडिट प्रोसेस कैसा किया है वो चेक करेंगे लोग। और मतलब ऑडिटर मिला हुआ ना हो डायरेक्टर्स के साथ, हमने वो एनरॉन वाली केस स्टडी देखी थी ना, उसमें ऑडिटर भी तो मिल गए थे, तभी तो उन्होंने मिस रिपोर्टिंग करी। अगर इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्टर ने इनको बोला कि भाई तुम ले लेना 2-3 करोड़ रुपए, ये बात मत बताओ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो इंडिपेंडेंट हुए क्या फिर वो, या उसके उनके फ्रेंड्स बन चुके हैं डायरेक्टर्स, समझ में आया? वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का रिव्यू कौन करता है, ऑडिट कमेटी खुद करती है। ऐसे तो सब इन्वॉल्व भी होते हैं, ऐसे स्कैम होते ही नहीं तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इन्वॉल्व तो हो ही सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, सीएस भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्या पता, तुम मत होना लेकिन, ठीक है। फोर्थ, और किस चीज़ का रिव्यू करेंगे, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, और काम ही क्या इनका, और क्या रिव्यू करेंगे बताओ, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तभी तो ऑडिट अच्छे से होगा, और ऑडिटर की रिपोर्ट, और क्या करेगी ऑडिट कमेटी, रिव्यू। और ऐसे ही क्वार्टरली भी हो सकते हैं क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, पढ़ा होगा ना तुमने, तो क्वार्टरली का रिव्यू कर लेंगे, क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो तुमने ना पूरा प्रोसेस भी पढ़ा होगा इसके रिगार्डिंग, कि क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना, पहले ऑडिट कमेटी रिव्यू करती है, फिर बोर्ड को जाता है वो, फिर आगे फर्दर किसी अथॉरिटी को जाता है, तो वही है क्वार्टरली फिनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू बोर्ड। लास्ट में परफॉर्मेंस किसकी, ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर्स। ये थोड़ा सा अलग चला रहे इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को बाकियों के मुकाबले, क्योंकि मेनली तो यही होते हैं ना कंपनी में। क्या कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी है, और इंटरनल ऑडिट जनरली कंपनी कराती है देखने के लिए कि सब बढ़िया है कि नहीं है, तो इसलिए दो अलग से चलेंगे, इनकी बातें करेंगे हम, ठीक है। याद हुआ यहाँ तक? स्टोरी बनाते हैं। पहले ऑडिट कमेटी है तो ओवरसाइट करेगी, उसका ओवरसाइट का सिर्फ फिनेंशियल काम होता है, तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है कि उसका ओवरसाइट, और साथ के साथ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है कि उसका ओवरसाइट कर लिया, ठीक है। अब वो बोलेगी कि भाई ऑडिटर अपॉइंट करो, तभी तो वो काम करेगा, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसको कितने पैसे मिलने चाहिए वो रिकमेंड करेगी ऑडिट कमेटी। अब वही उसके पैसे डिसाइड हो गए, अपॉइंट कर लिए तो कुछ काम करके भी दिखाएगा, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, परफॉर्मेंस उसकी और उसका जो ऑडिट प्रोसेस है ना उसकी इफेक्टिवनेस, इसको हम चेक करेंगे। उसके जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो कैसे वो चेक करेंगे, है ना। क्वार्टरली भी चेक कर लिए, एनुअल चेक कर लिया तो, और लास्ट में किसकी परफॉर्मेंस, स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिटर। स्टोरी बन रही है, यहाँ तक याद हुआ। अब क्योंकि इन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है तो पेमेंट कर दे इनको, अब पेमेंट कर दे, तो पॉइंट बनाओ 7th, अप्रूवल ऑफ पेमेंट, किसको, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इसको पेमेंट कर दो।
कर दिया पेमेंट। अब इन दोनों को पकड़ के बैठ जाओ। किनको किनको पकड़ के बैठना है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को और इंटरनल वालों को। अब इनसे करो डिस्कशंस बैठ के कि भाई तुम कैसे काम करने वाले हो, क्या ऑडिट करने वाले हो, हमें बताओ। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हो चुकी है डिसाइडेड, सब परफॉर्मेंस वगैरह सब देख ही लिया हमने। थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है स्कोप ऑडिट का। अब तो हमारे फाइनल हो गए ना ये। ठीक है, अब देखो, अब इसमें लिखो 8th पॉइंट डिस्कशन। डिस्कशन पहले हम डिस्कस करेंगे किसके साथ? इंटरनल ऑडिटर के साथ। इंटरनल ऑडिटर किस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या निकला ऑडिट में, फाइंडिंग्स, और फिर उस पे क्या करेंगे? फॉलो अप। डिस्कशन विथ इंटरनल ऑडिटर, ये लोग ये करते हैं ऑडिट कमेटी वाले कि भाई क्या निकल के आया ऑडिट में बताओ हमें, और फिर उस पर फॉलो अप, कंट्रोलिंग मेजर्स लेंगे बेसिकली। फॉलो अप का मतलब वही होता है जो भी निकला, कुछ उल्टा सीधा निकला होगा तो इनको फिर वैसे ही करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। हो गया? 1 मिनट रुकना, बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल करना। फाइंडिंग्स आई होगी, आपको पता चला होगा कि कुछ एडवर्स रिमार्क डाला है ऑडिटर ने कि भाई तुम्हारी कंपनी में तो ये चल रहा है, तो उस पर फॉलो अप एक्शंस तो लेंगे ना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना बीएसटी में, वही डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग वाला पार्ट फॉलो अप होता है। बीएसटी है, याद आ सब्जेक्ट ही। समझ में आ गया? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जनरल टॉपिक है क्योंकि कीवर्ड सारे आने चाहिए। आसपास की लैंग्वेज फ्रेम खुद कर लेना। समझ में आया? कीवर्ड से वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि नोट्स में ही, क्योंकि इतना थियोरेटिकल सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज भी मैं ही लिखवा दूँ, नहीं तो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनवाती थी मैं तुम्हें एग्जीक्यूटिव में। वो तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट्स थे, वो 1 डे बिफोर एग्जाम वाले। वैसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा डिटेल्ड ही बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि तुम्हें कंपाइलर उठाना ना पड़े बेसिकली। तो घर जाके एक बार रीडिंग कर लिया करो ताकि तुम्हें लैंग्वेज भी आ जाए, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छे से हो जाए। बाकी काम तो यही आने वाला है, क्योंकि बहुत मॉड्यूल वाले होंगे सारे, तो तुम्हें तो हर दिन एग्ज़ाम देना है, तो एकदम ऐसे भूत बनने वाली फीलिंग आएगी कि या तो सो जाए या फिर एग्ज़ाम दे। दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो तुम सोना चूज़ करोगे या फिर पढ़ना, और सोना ही चूज़ करोगे, है ना? तो भाई नहीं करोगे, नींद नहीं आती तुम्हें एग्ज़ाम में? कुछ लोगों को ज़्यादा आती है, मैं तो 2 घंटे ही सोती थी सिर्फ, नहीं आई फिर भी 2, मेरे को आती नहीं थी नींद। मुझे लगता, मैं सोने जाती थी, मुझे लगता था यार पढ़ना है, पढ़ लेते थोड़ा सा, नींद ही नहीं आती। हाँ, क्योंकि आके नहीं सो सकते ना, क्योंकि वो शाम हो जाती है, फिर क्या सोए। हाँ, अरे अपने बॉडी का सिस्टम सेट रही है ना उस हिसाब से। दोपहर में तो सब सो जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, और ऊपर से ठंड भी होती है दिसंबर में, तो वैसे ही ज़्यादा नींद आती है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके पढ़ो, है ना, कि भाई इतना कवर नहीं कर पाएंगे मॉड्यूल पूरा, तो उस हिसाब से नोट्स बना रहे हैं। समझ में आई चीज़? लिख लिया कि अब किसके साथ डिस्कशन करें बताओ? स्टैट्यूटरी वालों के साथ कर लो डिस्कशन विथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। क्या डिस्कस करें इनसे? 2, एक तो प्री ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट, 2 तरह के डिस्कशन होते हैं इनसे। बिफोर ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट। बिफोर ऑडिट क्या डिस्कस करेंगे? नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और पोस्ट ऑडिट क्या करेंगे? एरियाज ऑफ कंसर्न, वे क्या टेंशन की बात है। ये लाइन को बस तोड़ा है मैंने, लैंग्वेज तो मैं सारी मिल जाएगी। ये तोड़ देते हैं ना तो हमें याद हो जाता है कि अच्छा उसमें ना बिफोर था, फिर पोस्ट था, ये पूरी कंप्लीट लैंग्वेज बन जाती है क्योंकि। ठीक है,
क्या है, डिस्कशन विथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पोस्ट तो भाई बिफोर तो हमें क्या पूछेंगे उससे कि भाई कितना एरिया तू कवर करने वाला है, क्या क्या तेरा स्कोप होने वाला है ऑडिट का, बता हमें, है ना। और ऑडिट होने के बाद क्या बोलेंगे उसको कि भाई हमें कंसर्न एरियाज बता कि हमें कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारी। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 9। लिख लिया था क्या सबने? 10 लिखो। रिव्यू, वापस से रिव्यू आ गया भाई, रिव्यू विथ मैनेजमेंट। अब कोई अलग चीज़ों का रिव्यू करेंगे हम लोग। पहले तो किस बात का रिव्यू हो रहा था, परफॉर्मेंस वगैरह ऑडिटर की। अब रिव्यू करेंगे हम लोग एक कंपनी क्या क्या फंड्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर रही है। अरे ऑफ लिख दिया क्या मैंने, विथ मैनेजमेंट। हाँ, मैं थोड़े ज़्यादा लिखाती हूँ, क्यों? क्योंकि तुम 13 याद करोगे तो तुम्हें 10 याद रहेंगे। हाँ, और स्टोरी बना रहे, चलो ये टॉपिक तो फिर भी तुम्हें पूरा याद हो सकता है क्योंकि हम लोग लाइन वाइज याद कर रहे हैं। एक रिव्यू से दूसरा रिव्यू याद आ जाएगा, रेमोनरेशन से परफॉर्मेंस याद आएगी, परफॉर्मेंस से पेमेंट याद आएगा। तो ये तो थोड़ा कनेक्टेड है। आगे और भी पॉइंट्स आएंगे जो इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो उसमें तो 15-20 पॉइंट्स हैं, तो कम से कम 13-14 तो याद करो ताकि 10 लिख पाओ, ऐसा। नहीं, वो कोई रोल नहीं बताता, अलग से प्रिस्क्राइब नहीं करता। सेबी एलओडीआर ही करता है, इतनी डिटेल में बातें। हाँ, बोथ में लिख सकते हो। तुम्हें बेसिकली ऐसे नहीं पूछेंगे एज पर कंपनीज एक्ट और एलओडीआर, वो तुमसे पूछेंगे रोल बताओ। तो रोल तुम स्टार्ट आंसर कर सकते हो ऐसे, इसलिए मैंने लिखवा दिया एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 द रोल्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर, तब लिख सकते हो। बस इतना है। कंपनी लॉ तो कम बातें करता है, सेबी बहुत ज़्यादा बातें करता है, थोड़ा बातू नहीं है सेबी। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रोविजन तुम्हें वही मिलेंगे। रिव्यू विथ मैनेजमेंट, अब तुम फंड्स का कहाँ क्या करते हो वो सब आता है इस रिव्यू में। तो यूटिलाइजेशन, किस बात का यूटिलाइजेशन? लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ये शायद तुमने बोला भी था भी पॉइंट, किसने तो बोला था? हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब इनको मैं प्यार से ना LIGS बुलाती हूँ। लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज़। इसके रिगार्डिंग तुमने कोई सेक्शन में पढ़ा होगा पक्का से, कंपनी लॉ में। याद है क्या सेक्शन? 186 LIGS का सेक्शन। तो उसके रिगार्डिंग में भाई पैसों की बात है तो ऑडिट कमेटी नहीं आएगी तो कौन आएगी? अगेन फिनेंशियल मैटर है ये। तुमने लोन उठाया मार्केट से, तुम उसको कैसे यूटिलाइज करते हो? कौन सी कमेटी है इसमें? ऑडिट कमेटी होगी। ठीक है, एक और चीज़ का यूटिलाइजेशन, क्या पता तुमने लोगों से उठाया पैसा। यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू वही IPO FPO। या तो इंसान लोन लेता है ना, मतलब इंसान क्या, कंपनी या तो लोन लेती है या फिर पब्लिक से रेज करती है पैसा, तो दोनों का यूटिलाइजेशन हमें बता दो। और किसका रिव्यू? विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म का। सुना है ये क्या होता है? ये तो तुम्हारे क्वेश्चन भी आया था शायद, इसी अटेम्प्ट में आया था। नहीं, इसमें आया था, SBL में आया था ये क्वेश्चन। कंपनी लॉ का टॉपिक है, आया SBL में था, ये आया था SBL में। कंपनी लॉ का मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, विजिल मैकेनिज्म आया होगा। हाँ, कोई तो आया था, कुछ तो आया था। अच्छा, मुझे तो क्यों याद आ रहा है, देख के बताऊंगी मैं तुम्हें, तुम पे भरोसा नहीं मुझे। देखो, हाँ, विसिल ब्लोअर मतलब पता है ना क्या है? बताओ क्या होता है? कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो विसिल ब्लो करना, सबको बुलाना कि आओ आओ भाइयों सुनो। हाँ, तो विसिल ब्लोअर वही है। उसका भी रिव्यू कौन करता है? ये, क्योंकि फ्रॉड मोस्टली किसके रिगार्डिंग होता है? फिनेंशियली होता है मोस्टली, है ना। ये फिनेंशियल वाली बात नहीं होती तो फ्रॉड होती क्यों? फिनेंशियल का ही होता है घोटाला, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फंड्स। तो उसके रिगार्डिंग विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, उसका रिव्यू भी कौन करता है? ऑडिट कमेटी करती है। ठीक है, फिर अब ठीक है, फिनेंस की बात कर रहे हैं तो क्या कौन सा KMP आना चाहिए यहाँ पे? बताओ। KMP इसमें बहुत सारे आते हैं। कौन सा होता है फिनेंस से रिगार्डिंग? CFO, अपॉइंटमेंट ऑफ CFO। कौन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ CFO? ऑडिट कमेटी।
ठीक है, मतलब अपॉइंट नहीं करती, ऐसे लिखो अप्रूव करती है अपॉइंटमेंट को, अप्रूव। ठीक है, किन बातों का ध्यान रख के अप्रूव करेगी? तुम बताओ कैसा होना चाहिए CFO? क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, अच्छे बैकग्राउंड का, हाँ क्वालिफिकेशन, वो तो क्वालिफिकेशन से आ ही जाएगा, और एक्सपीरियंस, हाँ बाकी तुम कुछ भी लिख सकते हो इसमें अपने हिसाब से, बैकग्राउंड और कुछ भी लिखो एटसेट्रा। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट करेगा CFO का। होए 11 पॉइंट्स। एक मिनट, दो ही है ना। अरे हाँ, ये तुम अलग अलग कर सकते हो भाई, जैसे इसको 10, इसको 11 और इसको 12 बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। 13 हो गए यहाँ पे, ऐसे लिख लो चाहे तो। गुड। चार्ट फॉर्मेट के बनाने के चक्कर में पॉइंट्स मिस आउट हो जाते, तो आप ऐसे पॉइंटर्स लिख के बना सकते हो। आपके 13 हो गए हैं एक तरह से, है ना। इसके अलावा अगर ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तो एक एक्रोनिम है, वो भी लिख सकते हो, वास। ये बचपन में पढ़ते थे, ऐसा होता है वास। बहुत ही ख़राब ड्राइंग, छोड़ो इसको, ठीक है। तो वास से रिगार्डिंग भी 4 अलग से याद करने हैं, तो लिख लो। क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ट्राई करो कि इसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें नहीं पता। थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसी में है, रोल ही है ऑडिट कमेटी के, पॉइंटर्स है। देखो ये 14 हो गया, ये 15, ये 16 और ये 17, ऐसे पॉइंटर्स है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड असेट्स, ए से है अप्रूवल ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, जैसे आपने बोला था ना ओमनीबस अप्रूवल, तो उसमें सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन कराना हो तो ये अप्रूव करता है ना, वही है सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। ऐसे है स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। इवैल्यूएशन of internal financial controls and risk management system। तो कुछ टॉपिक में तुम्हें ज़्यादा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, कम से कम तुम्हारे जैसे पूरा पेपर है उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे तुम्हें कि जितना पूछा उससे ज़्यादा लिखो, ताकि उसको समझ आ जाए कि हमें ज़्यादा भी आता है पर हम टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ सब लिख रहे हैं इसमें, तो तुम्हें थोड़े पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। इसमें लेंथ के मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही, सब्जेक्ट की बात कर रही हो। सब में मत लिखने लग जाना, पेपर छूट जाएगा। फिर मैम ने बोला था हमें तो ज़्यादा लिखना है। स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, अगर कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है उसकी स्क्रूटिनी भी ऑडिट कमेटी करती है। पैसों की बात अगेन, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स, हाँ ले लो। अरे तुम्हारे नोट्स भेजने ना मुझे CSR के, कोई तो ग्रुप पे याद दिला दिया करो, मुझे भूल जाती हूँ मैं, मतलब मेरी जिम्मेदारी है सारी। हाँ जून में है उनका, अभी तुम्हारे सीनियर है वो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही हो गए या सीनियर बस? हमसे बड़ा कौन आ गया? अरे वो मेरे सब्जेक्ट के लिए मांग रहे क्योंकि उसमें चाहिए एग्जीक्यूटिव की बुक्स। नहीं एग्जीक्यूटिव में वो होते हैं तो उनके पास बुक नहीं होती। अच्छा ठीक है, अच्छा जो भी है छोड़ो, ये क्या गॉसिप ही करने लगे। लिख लिया गया ये, तो क्या क्या पॉइंटर्स आ गए हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वास, ठीक है। वी से क्या है? वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड असेट्स। अब हर टाइम वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जैसे कि मर्जर अमालगमेशन टाइप,
तो जब भी एप्लीकेबल हो वैल्यूएशन कर सकते हैं ऑडिट कमेटी। ए से अप्रूवल ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, ये मैंने तुम्हें बता दिया। ओमनीबस अप्रूवल देते ही है, साल में एक बार, पूरे साल चलता है वो, ऐसा पढ़ा होगा तुमने। तो उसमें मॉडिफिकेशन है तो अप्रूवल भी तो यही देंगे। फिर स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, कंपनी टू कंपनी, है ना, लोन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो उसकी स्क्रूटिनी भी यही करते हैं। स्क्रूटिनी मतलब अच्छे से चेकिंग करना। ई से इवेलुएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हैं, कि भाई कोई घोटाला ना हो, कोई नुकसान ना हो फाइनेंशियल, इन सब का भी स्टडी कौन करता है, रिव्यू कौन करता है, ये लोग करते हैं। ईजी है, याद हो गया, एक बार याद करके बताओगे क्या? सबसे पहले क्या कर रही है, ओवरसाइट किस बात का, रिपोर्टिंग प्रोसेस और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल बातें। दूसरी अपॉइंटमेंट एंड रेमोनेशन, किसका, ऑडिटर्स का ही करेंगे और किसका करेंगे। फिर ऐसे दे देंगे क्या पैसे, क्या चेक करेंगे, रिव्यू विथ मैनेजमेंट, क्या क्या रिव्यू, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, तीनों चीज़ें चेक कर ली। अब कुछ फाइनेंशियल मैटर्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट रिव्यू कर रहे हैं। तो तुम्हें ये पॉइंट कैसे लिखना है, हर में ऐसे लिखना है, रिव्यू विथ मैनेजमेंट, रिव्यू विथ मैनेजमेंट, कॉमन वाला मैंने लिख दिया। उसके बाद तीसरा क्वार्टरली भी हो सकते हैं, उनका कर लो, बिफोर सबमिशन टू द बीओडी। और लास्ट में परफॉर्मेंस किसकी, इंटरनल। अब यहीं से पकड़ के बैठ जाओ, किसको, इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी को। पहले डिस्कशन करो किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, फिर वो क्या बताएगा, फाइंडिंग, उस पर लो फॉलो अप एक्शन, हो गया। फिर किसको लेके बैठो, स्टैट्यूटरी। उससे दो जगह पे हमें बात करनी है, बिफोर, पोस्ट। बिफोर में कैसी बातें करेंगे उससे, नेचर एंड स्कोप, और पोस्ट में कैसी बातें करेंगे, एरिया ऑफ कंसर्न हमारा क्या है। इतना हुआ, उसके बाद वापस से रिव्यू करो। एक बार रिव्यू हो गया, पूरा डिस्कशंस हो गए, अब वापस से रिव्यू करो कुछ फंड्स के रिगार्डिंग। तो दो चीज़ें हैं इसमें मेनली, विसल ब्लोअर तो अलग से लिख देना, क्या क्या आते हैं, किस बात का, यूटिलाइजेशन, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, LIGS तरीके से याद कर लो उसको। दूसरा यूटिलाइजेशन और एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स रेज थ्रू पब्लिक इशू, IPO FPO से आया उसका यूटिलाइजेशन। और लास्ट में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का रिव्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब ये सारा तामझाम मान लो अब नहीं हो पा रहा है ऑडिट कमेटी से, तो किसकी हेल्प ले सकते हैं, वो CF होगी। तो उसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव तो करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रख के अप्रूव करेंगे, यहाँ तक की स्टोरी बन गई, बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा और लिखने का मन करे, तुम्हारे पास टाइम हो और कुछ क्वेश्चंस में तो लिखना ही है लंबे आंसर्स, उसमें वास वाली चीज़ और डाल देना। V से क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड असेट्स। A से क्या है, सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। S से क्या है, स्क्रूटिनी, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। और E से इवैल्यूएशन ऑफ एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगली बार से कॉपी बंद करके बताना, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक डालो, चेकलिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। अच्छा, चेकलिस्ट मतलब क्या होता है, कि तुम आज जाओगे ना तो तुम्हें क्या क्या पॉइंटर्स चेक करने हैं। तो हमेशा एक बहुत काम की बात बता रही हूँ, जहाँ पे भी चेकलिस्ट लिखा आ जाए ना तुम्हारे, है ना, वहाँ पे स्टार्ट द आंसर with word whether, always। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जब तुमसे बोले ना चेकलिस्ट बताओ किसी चीज़ की, तो चेकलिस्ट का मतलब हम टिक लगा रहे हैं ना। जैसे मान लो तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हारी कोई चेकलिस्ट होगी, है ना, कि भाई एक तो रिस्पेक्ट करे सबसे पहले, और लुक्स पे भी हो सकती है, टॉल हो, डार्क हो, हैंडसम हो हाँ, मतलब वही ना, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ऐसे कुछ चेक लिस्ट हो सकती है, तो तुम ऐसे बोलोगे ना, वेदर ही इज दैट और नॉट, वेदर ही इज केपेबल ऑफ दिस और नॉट। तो वेदर लिख के हम बात करते हैं। तो हमेशा चेक लिस्ट का क्वेश्चन आए तो कहाँ से स्टार्ट करना है, वेदर द कंपनी हैज डन दिस और नॉट, ठीक है। तो वेदर से स्टार्ट करना है बेसिकली। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, स्टेट द की पॉइंट्स टू बी चेक्ड while doing CG audit।
तो ऐसे ज़रूरी नहीं है वो लिखे कि चेकलिस्ट बताओ, इसका मतलब ही चेकलिस्ट ही होता है कि की पॉइंट्स कौन से चेक करने हैं। समझ में आया? बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल क्वेश्चन, बट स्टिल पढ़ना पड़ेगा और क्या करें। अब इसके अलग अलग एरियाज़ है, तो अपने कॉपी में उसी के अकॉर्डिंग आंसर फ्रेमिंग करो, ठीक है। मतलब जो मैं अभी लिखने वाली हूँ उसके नीचे भी बहुत सारे पॉइंटर्स आएंगे, तो इनफ स्पेस है क्या सबके पेज पे? देखो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्पेस है, तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं कितना लंबा आंसर लिख रही हूँ। बट तुम मुझे अपने पेजेस में देख के बताओ कि अगर मैं कोई हेडिंग लिख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी, तो इसके नीचे काफ़ी सारे पॉइंटर्स आएंगे यहाँ पे ऐसे 1 2 3, तो उतनी जगह है क्या तुम्हारे पेज में या नेक्स्ट पेज पे जा रहा है? सबके हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी लिखो। अकाउंटेबिलिटी मतलब पहली चेकलिस्ट हमारी क्या है कि बोर्ड के सारे प्रोसेसेस जो भी है अकाउंटेबल है कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेक होल्डर को तो भूलते नहीं हम, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, स्टेक होल्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। ये सारे चेकलिस्ट्स है सीजी ऑडिट करते दौरान जो चेक करनी पड़ती है हमें जाके। अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, फेयरनेस है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, और स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट है कि नहीं, बस। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है तुम बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है वो अकाउंटेबल है क्या बीओडी से, या नॉर्मल मैनेजमेंट अकाउंटेबल है कि नहीं है, या अकाउंटेबल होने के लिए कोई पॉलिसी तो बना रखी है कि बीओडी ने, ऑडिट कमेटी वगैरह ने, ये सब होगा अकाउंटेबिलिटी में। फेयरनेस का क्या मतलब होता है यहाँ पे? वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया। फेयरनेस मतलब सबका ध्यान सब बराबर है, सबको बराबर ट्रीट करना है, वो होता है फेयर तरीका, ठीक है, ये सब है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको पता है, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में करना, मतलब डिस्क्लोज करो जितनी भी बातें हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर सेम ही बात है। जहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी की बात आई वहाँ पे तुम्हें डिस्क्लोजर रिगार्डिंग बातें करनी है कि सब कुछ डिस्क्लोज कर दो पब्लिक को, अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब तुम्हें पता ही है कि सब रिस्पॉन्सिबल है और सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हो रही है। और लास्ट में क्या है? स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, मतलब वापस से उनको सब डिस्क्लोज करो, बराबर ट्रीट करो, इसमें तो सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉइंटर्स बनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है कि आप ना बिजनेस के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो अच्छे से, टाटा का बहुत एग्जांपल है पूरे तुम्हारे प्रोफेशन में। मेरे मुँह से सिर्फ तुम टाटा सुनने वाले हो, क्योंकि है ही ऐसी कंपनी, क्या करें, तुम्हारे सब्जेक्ट से रिगार्डिंग सबसे अच्छा काम ही टाटा ने कर रखा है। अब टाटा है, उसने एक गाँव अडॉप्ट कर रखा है, उसके बिजली पानी सब टाटा ही देता है, ठीक है। क्या जरूरत है करने की? है ज़रूरत है, किसी ने बोला है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हैं। अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता ये सब। अकाउंटेबिलिटी मतलब तुमने आज कुछ काम किया, तुमने जाके बताया कि मैंने काम किया, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हमने ना खुद के कंधों पे जिम्मेदारी ले रखी है, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से बहुत ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मतलब ये काम मैंने किया है, कुछ भी गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, वो अकाउंटेबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग बियॉन्ड द लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया? देखो अकाउंटेबिलिटी हो गया क्या टाइम? अरे पता ही नहीं चला मुझे, चलो कल ही पढ़ेंगे इसको, ये हो भी नहीं पता अभी में तो। चलो थैंक यू।